जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी हिंदी मीडियम प्रश्नावली 14.2 को प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 को एक बेहतरीन तरीके से हल करेंगे जो आपको पसंद आएगा और समझ में आएगा। हमने प्रश्नावली 14.1 और भी इससे पहले के प्रश्नों को और भी इससे पहले के हमने वीडियो बनाए थे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं कि ये जो दिया गया 161, 150, 154, 165, 168, ये सब सेंटीमीटरों में नापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ हैं। यानी कोई विद्यार्थी 165 सेंटीमीटर का है, कोई 168 सेंटीमीटर का है। जैसे मेरी लंबाई 172 सेंटीमीटर है, तो किसी की 170 इसमें, किसी की 153 है, किसी की 158 है। तो इसी तरीके से सबकी लंबाइयाँ हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, यानी कि ये जो दिया गया है इसमें जब पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि 160 से 165, 160 से 165 और 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो दिया गया है इसे में 5-5 का अंतराल लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। और दूसरा प्रश्न है, अब इसमें दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी एक तो इस सारणी को बनाना है और दूसरा उसकी सहायता से हमें क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं ये दिखाना है। तो चलिए हम पहले इस सारणी को बनाते हैं। सारणी को कैसे बनाएंगे इस तरीके से देखते हैं। सबसे कम लंबाई 150 सेंटीमीटर, सबसे अधिक लंबाई 173 सेंटीमीटर। ये हमने कहाँ से पाया, वो जो ऊपर दी गई है वहाँ से। तो हम इसका परिसर कैसे निकालेंगे, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान बराबर परिसर के। तो 173 अधिकतर और 150 न्यूनतम। तो अधिकतर में से जब न्यूनतम हम घटाए तो 23 आया, यही 23 इसका है परिसर। परिसर किसका है, लंबाई का परिसर है। तो ये हो गया लंबाई का परिसर। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि हम 150 और 173 कहाँ से लाए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने यहाँ से लाया है 173 और 150। 150 देखिए यहाँ से पाए हैं, और हम 173, 172 देखिए यहाँ है, और 173 देखिए यहाँ। यानी कि 173 और 150 हम इसी में से खोज के लाए। यही सबसे कम और सबसे अधिक वाली संख्या है। अब देखिए, वर्गों का आमाप बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आमाप क्या होता है, यही अंतराल, यानी 5-5 का में अंतराल है। और वर्गों की संख्या बराबर 23/5 बराबर 5। और प्रथम वर्ग 150 से 155। यहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, ठीक है। हम यहाँ से वर्गों की संख्या में निकालेंगे। वर्गों की संख्या को कैसे निकालेंगे, जो परिसर आएगा उसी परिसर में हम अंतराल से भाग देंगे। तो परिसर हमारा आया है 23 और हमें भाग देना है 5 से। क्यों देना, क्योंकि आमाप 5 है। अब देखिए 23 के नज़दीक है 25, तो हमने इसे 25 के लगभग मान के हम इसमें 5 बार भाग दे दिए और ये हमारा आ गया 5। और प्रथम वर्ग 150 से 155 हो गया। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। पहले हम खाने में लिखेंगे विद्यार्थी की लंबाई वर्ग सेंटीमीटर में, और बारंबारता यहाँ पर रहेगा। तो 150 से 155 तक की जो लंबाई सेंटीमीटर में है वो 12 लोगों की है, तुमने यहाँ पर लिख दिया 12। फिर 155 से 160 सेंटीमीटर तक के लोगों की लंबाई है 9 लोगों की है, तुमने यहाँ पर लिख दिया 9। फिर 160 से 165 तक सेंटीमीटर के लोगों की लंबाई है 14 लोगों की, तो हमने लिख दिया 14। तो इस प्रकार हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई। तो इसे आप भी बना सकते हैं। ये तो हमारा पहला प्रश्न था जो हो गया। हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, यानी निष्कर्ष। वही कह रहा था कि निष्कर्ष निकालिए ना। तो अधिकांश छात्रों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है,
यानी जो ज़्यादातर छात्र हैं उनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है और 5 छात्रों की लंबाई 170 सेंटीमीटर से अधिक है। यानी 50 सेंटीमीटर में से केवल 5 छात्र ही हैं जिनकी 170 सेंटीमीटर से अधिक है। तो ये हमने निष्कर्ष निकाला। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा नहीं, पांचवा प्रश्न। ये देखते हैं पांचवा प्रश्न। पहले पढ़ते हैं प्रश्न को हम। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन, यानी प्रति मिलियन का मतलब इसे हम ppm में ज्ञात करते हैं, नापते हैं, मापते हैं। तो ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन और हम इसे शॉर्टकट में लिखते हैं ppm में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। फिर से पढ़ते हैं। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। तो 30 दिनों में प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं, यानी कि 30 दिनों तो ज्ञात किया गया, तो ये 30 दिन के आंकड़े हमें दिए गए हैं। 0.03, 0.08, 0.08, 0.09, 0.04 और 0.17 ऐसे है। तो प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। 0.00 से 0.00, 0.04 और 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। फिर वही काम सारणी बनाना है। और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, यानी 0.11 मिलियन से किस दिन अधिक रही वो बता देना है। तो कैसे बनाना है? ये तो पहले ही बता दिया कि वर्ग अंतराल लीजिए 0.00 और 0.04 का, 0.04 से 0.08 का। अब देखिए 0.00 से 0.04 तक कितने बार आया है? तो 4 बार आया है उसमें, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब 0.04 से 0.08 तक कितने बार आया है? ऊपर जो सभी अंक दिए गए तो 9 बार आया है, तो हमने लिख दिया 9। इस तरह हमने ये सारणी बनाई है सभी का। तो हमने पहले हल को कर लिया। अब देखते हैं हम दूसरे हल को। दूसरे में यही सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक सीमा वाले वर्ग और उनकी बारंबारता ये, यानी 0.12 से 0.16 बारंबारता 2 और 0.16 से 0.20 बारंबारता 4 और 0.20 से 0.24 तक बारंबारता 2 बार। अब इसका मतलब ये हुआ कि दो बार इसमें आया, 4 बार इसमें आया, 4 बार इसमें आया और हमें टोटल बताना था कि 0.11 से 8 दिन अधिक आया है। तो हमारा उत्तर यही हो गया कि अतः सल्फर डाइऑक्साइड का वायु में सांद्रण 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक 8 दिनों तक रहा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न। ये छठा प्रश्न ये है कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया। प्रत्येक बार चित्त, जिसे हम लोग हेड के नाम से भी जानते हैं, आने की संख्या निम्न प्रकार है। यानी कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया। 3 सिक्के हैं, उसे हम 30 बार उछाले हैं और सभी बार हेड आने की संख्या, यानी पहली बार तो 0 बार हेड आया जब हम तीनों सिक्कों को एक साथ उछाले। जब दूसरी बार उछाले तो 1 बार हेड आया। तीसरी बार उछाले तो 2 बार हेड आया। चौथी बार उछाले तो 2 बार हेड आया। पाँचवीं बार उछाले तो 1 बार हेड आया। छठवीं बार उछाले तो 2 बार हेड आया और 7वीं बार उछाले तो तीनों बार हेड आया। इसी तरीके से 30 बार उछाला गया और सभी लिख लिया गया। अब उपर्युक्त आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। जैसा कि हम पिछले कई वीडियो में या सभी प्रश्न में करते आ रहे हैं कि बस खाली में बारंबारता बंटन सारणी को बनाना है। तो देख लेते हैं। चित्त आने की न्यूनतम संख्या 0 और अधिकतम संख्या 3 है। तो बस 3 सिक्कों को उछाल में चित्त आने की संख्या ये मान लीजिए, एक तो 0 आ सकता है, दूसरे 1 आ सकता है, तीसरे 2 आ सकता है और चौथे 3 आ सकता है। इसी चारों में से आएगा। तुमने इस चारों को 0, 1, 2, 3, 4 क्रम से यहाँ पर लिख दिया। और 0 जो 6 बार आया है, 1 10 बार आया है, 2 9 बार आया है और 3 5 बार आया है। तो इस तरीके से हमने एक बारंबारता बंटन सारणी बना ली, बहुत ही आसान तरीके से। तो समझ में आया? हम समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं
ये आपको आ गया होगा। हम प्रश्न 7, ये देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। हम प्रश्न 7 की तरफ बढ़ते हैं, यही हमारा आखिरी प्रश्न है। 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। सुपर कंप्यूटर द्वारा ये मान निकाले गए हैं, क्योंकि एक आदमी इतनी लंबी क्रियाविधि नहीं कर सकता जो 50 दशमलव स्थान तक, फिर भी कर सकता है, 1-2 दिन में वो कर लेगा, लेकिन ये सब सुपर कंप्यूटर से मान निकाले गए हैं। पाई का मान, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और 22/7 को जब हम हल करते हैं तब यही मान आया है। पाई बराबर होता है 22/7, और 22/7 को यानी 7 से हम 22 में भाग देते जाएं, भाग देते जाएं, भाग देते जाएं, तो ये इतना मान आ गया। लेकिन पाई कटा नहीं। देखिए पाई जो है करोड़ों, मतलब पाई कटबे नहीं करेगा, तुम उससे करोड़ों बार भी भाग ले जाओ, तो ऐसा है पाई, इतना है पाई। और तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ये पाई का मान निकाला गया है, तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। फिर भी हमें यही करना है, लेकिन कहाँ से करना है, यहाँ से दशमलव बिंदु के बाद, यानी ये इसी में 1 से शुरू करना है, इसी 1 से में शुरू करना है। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। और दूसरा है, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। ये तो हम सारणी बना लेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें पता चल जाएगा। चलिए हम सारणी बना लेते हैं पहले, ये देखते हैं आराम से। पहले सबसे पहले हम अंक लिखेंगे, फिर टैली मार का भी हम आपको फिर से समझाएंगे, और बारंबारता, यानी 0 कितनी बार आया है, 0 2 बार आया, तुमने लिख दिया 2। और ये टैली मार की ये है 1, अब हमने ऐसा लिख दिया तो ये हो गया 2, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब फिर जो है 1 कितनी बार आया है, 1 आया है 5 बार, उस जो ऊपर है तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये 1 2 3 4, ऐसे 4 चीना हम खींच कर और ऐसे एक कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर उसके बाद है, 2 कितनी बार आया है, 2 भी आया है 5 बार, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये 2 जो है 5 बार आया है। और यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 ऐसे खींच कर एक ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, इसे हम टैली मार्क में जानते हैं। तो इस तरीके से जो संख्या जितनी बार आई हमने उतनी बार उसे बारंबारता में लिखा और ये टैली मार्क बनाया। यही है हमारी बारंबारता बंटन सारणी। तो इस तरीके से हमने बनाया। अब देखिए इस सारणी से हमें स्पष्ट है, उस पर हमें इस दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि जो सबसे कम बार कौन सा अंक आया और सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है। तो सबसे कम बार 0 आया है और सबसे अधिक बार 3 व 9 अंक आए हैं। 3वें और 9वें, ये देखते हैं 3वां और 9वां वाला। पहले हम 0 वाला देख लेते हैं। ये जो 0 वाला है, 0 वाला केवल 2 बार ही आया है। 0 जो है केवल 2 बार ही आया है पूरे में, नहीं तो ये 3 तो 8 बार आया है। कितनी बार 3 है, 3 8 बार आया है। और अब हम इस 9 को देखते हैं, 9 भी 8 बार आया है, इसलिए 3 और 9 दोनों को साथ लिखा गया है। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 14.2 के 7वें प्रश्न हल किया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।